नंबर उसको स्टेबल लेकर आए, उस पर रिपोर्ट्स में चेंजेस करें। अगर वो स्टेबल नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे आपकी बॉडी ही जिम्मेवारी लेती है, हम नहीं लेते हैं। या कोई भी डॉक्टर उसमें ये जिम्मेवारी नहीं लेता कि आपके हार्मोन्स नॉर्मल आ जाएंगे, क्योंकि हम तो कोशिश करें कि हार्मोन्स रिवाइव कर पाए, अपना काम कर पाए, बट वो काम नहीं कर रहे हैं। वो काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बॉडी उसको सपोर्ट ही नहीं दे रही है। सेकेंड, यहाँ पर एक कैटेगरी आती है ब्लॉकेज की, जिसमें हम बड़े सारे केसेस कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, जिसमें स्पर्म अंदर तो बन रहे हैं बट बाहर नहीं निकल रहे। वहाँ पर की कैटेगरी में क्या आती है कि हमें ये तो पता है कि अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन में भी कई जगह पे ऐसी जगह होती है जहाँ पर एमआरआई भी कैप्चर नहीं कर पाता। ऑब्स्ट्रक्शन में जैसे कि आपकी एफएनएसी की रिपोर्ट तो कह रही है कि स्पर्मेटोजोआ है, बट जब हम कोई एमआरआई करवाते हैं या फिर कोई ऐसा स्कैन करवाते हैं उसमें नॉर्मल स्टडी आ रही होती है, तो वहाँ पर हमें कभी कभार ये भी दिक्कत लगती है कि एफएनएसी एक्चुअल रिपोर्ट जो है वो सही है या एमआरआई की रिपोर्ट भी सही है या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमें बार बार देखने को मिलती है। तो डॉक्टर भी वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि इस पर काम किस तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया ये दवाइयाँ खा लो, ये आपकी ऑब्स्ट्रक्शन खोल देगी, ये दवाइयाँ खा लो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, ऐसा नहीं होता। हर डॉक्टर ये सोचने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम अराइज कैसे हुई है और प्रॉब्लम है क्या। उसको भी स्टडी करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हम भी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल को 90 दिन देखते हैं। 90 डेज तो देने ही पड़ते हैं। कोई भी आप ट्रीटमेंट जाओ, एलोपैथिक भी लेना चाहो चाहे आयुर्वेद लेना चाहो, हर कोई आपको 90 दिन की एक लिमिट देता है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो रिवाइव करे। अब वो रिवाइव कर रही है या नहीं कर रही है उसके ऊपर भी काम अलग अलग होता है। कहीं तो काम कर जाती है, जैसे मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ जहाँ पर हमें ये लगता था कि एफएनएसी की रिपोर्ट में नहीं आए, बट जब आए तो वो 4 मिलियन या 5 मिलियन या 0.5 मिलियन के आसपास आकर स्टक हो गए, उसके आगे वो बढ़े ही नहीं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस से कुछ तो काम करवाया, बट वो इतना नहीं काम कर पा रही जितने में एक नेचुरली कंसीव हो सके, या जिसे मैं बोलूँ कि नॉर्मल कंसीव हो सके। तो वहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, वहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि हमारे जो स्पर्म काउंट हैं वो लिमिट में बन रहे हैं। वो 0.3 पे जाकर स्ट्रकेट हो गए, या 3 मिलियन पे स्ट्रकेट हो गए, या 4 मिलियन पे हो गए। बट वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन खुल जाते हैं जैसे आईवीएफ, कि अपने स्पर्म काउंट से हम आईवीएफ करवा सकते हैं, जिससे हमारा चाइल्ड हो जाए या बच्चा हो जाए। अब बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हम दिक्कत फेस करते हैं एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट में, कि जहाँ पर हमको हिस्ट्री ढंग से नहीं मिलती है। हिस्ट्री कैसे कि बेसिकली पेशेंट एक डिप्रेसिव है, एक 37-38 की एज में आ चुका है, और वहाँ पर हमें ये लगता है कि यहाँ पर रिवाइव करना इट्स अ टास्क, क्योंकि आधी एज ऑलमोस्ट 40 के आसपास पहुँच जाते हैं। हमारे हर हॉर्मोन्स, हमारा हर एक ऑर्गन पहले से कंपैरेटिवली बूढ़ा हो गया है, और जितना वो बूढ़ा होता जाता है उतना उसकी फंक्शनिंग कम होती जाती है। आप एक चीज़ समझ सकते हैं अपने ही शरीर से, जब आप 25 की उम्र में थे, 18 की उम्र में थे, तो अब आपको एरेक्टाइल कैसा मिलता था, तनाव कैसा मिलता था लिंग में, अच्छा मिलता था, बढ़िया मिलता था। ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे हमारी एजिंग बढ़ती है तो वो तनाव की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पहले जैसा ही चलता है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा लैक आता है। वो स्मॉल सा होता है, इतना नहीं पता चलता, बट वो थोड़ा सा लैक मिलता है। तो ये चीज़ें हम अपने ओवर द टाइम पीरियड देखने को मिलता है। जैसे कि नॉर्मल आपके पेट से भी जुड़ी हुई चीज़ें, कि पहले आप 18-19 साल में कुछ भी खाओ सब कुछ पचता था। जब आप 30 की उम्र में आते हो तो आपको एसिडिटी रिफ्लक्सेस स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन अपने से बूढ़ा जब होता है तो अपनी क्षमता को थोड़ा सा कम करता है। तो वहाँ पर पेशेंट के साथ हमें ये भी दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि जब वो 35 से अबव हो जाते हैं तो वहाँ पर हमको भी रिवाइव करना एक टास्क हो जाता है। तो वहाँ पर भी पेशेंट को ये लगता है कि हमने 2 महीने ट्रीटमेंट खाए, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। भैया मेरे पास भी या किसी भी डॉक्टर के पास एज़ोस्पर्मिया का कोई जादू नहीं है कि आपको झाड़ फूँक फूका और वो ठीक हो जाए। हम भी यही कोशिश करते हैं कि मेरा पेशेंट जो है, या हर डॉक्टर यही प्लान करता है कि मेरा पेशेंट रिकवर हो जाए और जल्दी कर जाए। उसको भी ये नहीं लगता कि आप 6 महीने खाओ, 7 महीने खाओ, 8 महीने खाओ, बट वहाँ पर हमें भी यही लगता है कि आपकी रिकवरी आनी चाहिए। और रिकवरी को जज करने के तरीके हम बताते भी हैं और इसी वीडियो में बता भी देता हूँ। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो आप अपनी FSH की वैल्यू या LH की वैल्यू उसको एक बारी पहले जज कर लो, और ट्रीटमेंट के बाद कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है मेरा ले रहे हो, आप किसी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे होम्योपैथ ले रहे हो चाहे किसी का भी ले रहे हो, उसमें अपने जो FSH LH की वैल्यूज़ है उसको एक बारी आप गो थ्रू कर लो कि वो लेवल्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर उनमें कुछ बढ़ाव चढ़ाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा। उससे आपको कुछ चीज़ें खुद ही जज होनी चालू हो जाएगी कि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर हार्मोन्स वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही। दूसरा, दोबारा नील आने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं खोली, कि देखो ऑब्स्ट्रक्शन इंटरनल है। इंटरनल में हम पार्ट डालते हैं कि हम
हर चीज़ को यही प्लान करके चलते हैं किसी जगह पे कोई टिश्यू की ग्रोथ हुई हुई है। लेट्स सपोज एक नली है, नली के अंदर कोई टिश्यू की ग्रोथ हो गई जिसने ऑब्स्ट्रक्शन करी। अब उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम रिजॉल्व तो कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि वो कैसे मेज़र होगी, क्योंकि किसी नली के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आना हमारे लिए भी आइडेंटिफाई करना या एमआरआई के लिए भी आइडेंटिफाई करना टास्क हो जाता है। जैसे कि ट्यूबुलर एक्टीशिया के केस, वो तो एमआरआई में क्लियर हो जाता है या अल्ट्रासाउंड में भी क्लियर हो जाता है। ट्यूबुलर एक्टीशिया का केस है, मतलब एपिडाइमल जो लेयर है उसके जितने भी पोर्स हैं वो बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके स्पर्म टेस्टिस से टूवर्ड्स स्पर्मेटिकोड नहीं जा पाते। अब वहाँ पर भी एक टास्क हो जाता है कि वो खुले तो कैसे खुले, बट ऐसा नहीं है कि वो खुलते नहीं हैं, टाइम देना पड़ता है, सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, बट उसके लिए टाइम टेकिंग होता है। अब मैं बोलूँ कि जादू हो जाए, एक दिन में मैंने एक दवाई चलाई और अगले महीने आपको रिजल्ट आ जाए, तो एज़ोस्पर्मिया ये भूल जाएँ किसी भी डॉक्टर के पास जाकर कि उनको पहले महीने में या 2 महीने में रिस्पॉन्ड आ जाएगा। मेरे पास जो आया है रिस्पॉन्ड वो मैंने दिखाया है, और मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि ये एक तरीके से मैजिक है। ये 1 महीने या 2 महीने में रिकवरी जो हमें दिखती है वो एक तरीके से मैजिक ही होती है हमारे लिए भी। तो सिंपली अगर एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हो तो हार नहीं माननी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पर आप ले रहे हो ट्रीटमेंट उसको थोड़ा टाइम दो। जो भी डॉक्टर है आपका साथ, चाहे होम्योपैथ है चाहे आयुर्वेद है, कहीं से भी ले रहे हो, उनको थोड़ा सा टाइम दो कि वो आपके सिस्टम को समझना चालू करें, आपके सिस्टम पे एक्ट करना स्टार्ट करें। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी क्वेरी है एज़ोस्पर्मिया की, तब भी नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल करें, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं। तब तक आप ये रिपोर्ट्स देखो जो बिफोर आफ्टर है, जो पेशेंट एज़ोस्पर्मिया से रिकवर हुआ है। और ऐसा खुद मैं बोलता हूँ कि ऐसे भी पेशेंट हैं जो रिकवर नहीं हो पाए, वो उसके पीछे यही है कि हम हर पेशेंट को रिकवर कर पाते तो हम खुदा की जगह आ जाते। तो इसी वजह से सिंपल सी बात है कि हमारे भी पेशेंट सारे रिकवर नहीं होते, बट जो होते हैं वो आपके सामने देखिए और खुद जज कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।